हेलो। नमस्कार मित्रों, पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने महाराणा कुंभा वाला जो अपना चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था। अब अपन जो है वो महाराणा कुंभा से आगे वाली बात करेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महाराणा कुंभा की हत्या 1468 के अंदर मामादेव कुंड के पास में उदया उदयकरण नामक उसी के पुत्र ने कर दी थी और 1468 में कुंभा जी की डेथ हो जाती है। उसके बाद वाली जो बातें हैं वो अपन को पढ़नी है, सुनिएगा ध्यान से। कुंभा की हत्या 1468 में उदा ने कुंभलगढ़ के किले में कर दी। ठीक है। कुंभा का एक दूसरा पुत्र था जो उस समय ईडर में था। ईडर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नाम था उसका रायमल। तो रायमल जी उस समय ईडर में थे। रायमल के पास में ये सूचना पहुंचती है कि भाई कुंभा की क्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है। तो रायमल यहाँ से एक सेना लेके निकलता है और रायमल उदा की तरफ बढ़ता है सेना लेके। और उदा इधर से आता है और इन दोनों के बीच में झावर माइंस के पास में गांव पड़ता है जिसका नाम है दाडिमपुर। क्या नाम है? दाडिमपुर। दाडिमपुर नामक स्थान पर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर रायमल ने उदा को हरा दिया। उदा यहाँ से भाग के चित्तौड़ गया। पीछे पीछे कौन था? रायमल। ये फिर से कुंभलगढ़ गया। पीछे पीछे कौन था? रायमल। और जब मेवाड़ के अंदर किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो सारे मालवा आ जाते हैं। यानी कि यहाँ से अब ये जो उदा था वो भी मालवा आ गया। और आप सारे ही जानते हो कि पापियों का अंत कैसा होता है, बुरा होता है। तो यहाँ मालवा के अंदर बिजली गिरने के कारण उदा या उदयकरण की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बिजली गिरी और बिजली गिरने के कारण उदा मर गया, यानी उदा की स्टोरी खत्म। बचा कौन? रायमल। तो मेवाड़ के अगले महाराणा कौन बनते हैं? रायमल बनते हैं। अब अपन पढ़ेंगे मित्रों रायमल के बारे में। ये छोटा सा आप लिख देना कि भाई रायमल उस समय ईडर में था, दाडिमपुर में उसकी युद्ध लड़ता है, उदा फिर मालवा गया और मालवा में उसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। अब रायमल जी के बारे में पढ़ा। हालांकि रायमल जी बड़े अच्छे इंसान थे, भोले भाले से इंसान थे, बड़े धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। ज़्यादा कोई युद्ध व्युद्ध इन्होंने लड़े नहीं। हालांकि इनको लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि इनके पिताजी थे कुंभा और कुंभा की इतनी बड़ी लेजेंडरी थी कि आसपास का कोई छोटा मोटा राजा तो उनसे लड़ता भी नहीं था, इसलिए उनको लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्या हुआ था बात करते, सुनिएगा। अगला स्टार आप डालेंगे अपनी कॉपी के अंदर। रायमल 1468 से 1509। पहली बात, महाराणा रायमल का ब्याह आवल बावल की संधि के तहत श्रृंगार देवी से हुआ था जो मारवाड़ के राजा जोधा की पुत्री थी। इनकी शादी मारवाड़ के राजा जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ में होती है। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव है जिसका नाम है गोसुंडी। क्या नाम है? गोसुंडी। इस गोसुंडी गांव के अंदर इस श्रृंगार देवी ने एक बावड़ी बनवाई थी और उस बावड़ी को कहा जाता है श्रृंगार बावड़ी। क्या कहते हैं भाई? श्रृंगार बावड़ी। तो याद रखना, श्रृंगार बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? श्रृंगार देवी ने करवाया था। किसकी पुत्री थी? जोधा की। किसकी पत्नी थी? रायमल की पत्नी थी। और पिछले सुपरवाइजर का सवाल है कि भाई गोसुंडी गांव जो है वो कौन से जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है, याद रखिएगा इस बात। अब जब भी अपन कोई निर्माण कार्य करवाते हैं, मान लो बड़ा सा मैंने घर बनवा लिया, 20-25 लाख रुपए उसके अंदर खर्च किए, तो मैं उस घर को बनवाने के बाद में उस घर के बाहर अपना एक नेम प्लेट लिखवाऊंगा कि भाई ये घर किसका है, तो इस व्यक्ति का है। तो वो जो नेम प्लेट लिखवाई जाती है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने इस बावड़ी को बनवाने के बाद उसके बाहर एक शिलालेख लगवाया, उसके अंदर एक लिखा कि मैं इसकी पत्नी हूँ, इसकी पुत्री हूँ और मैंने यहाँ पर इसका निर्माण जो है वो करवाया है। तो याद रखना भाई, सवाल एग्जामिनर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि गोसुंडी शिलालेख जो है वो कौन से जिले से मिलता है? तो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है, जो वहाँ पर श्रृंगार देवी ने लगवाया था और वहाँ पर इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगली बात, रायमल जी के टोटल जो पुत्र थे वो लगभग 11 थे और बाकी इनकी 3 या 4 जो थी वो पुत्रियां हुआ करती। तो 11 बच्चे थे इनके टोटल पुत्र। सिंपल है, कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि 11 बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि राजा महाराजा, मैं कहता ही रहता हूँ कि 10-15 शादियां नॉर्मली कर दिया करते थे, तो इसमें से इन्होंने
10-15 से एक एक बच्चा भी अपन माने तो भी 11 पुत्र जो थे वो इनके हो गए थे। इन 11 में से 3 राजा बनने के योग्य थे। स्टार्टिंग के जो 3 बड़े राजा हैं वे तीनों के तीनों राजा बनने के योग्य थे। कौन कौन से? एक तो है पृथ्वीराज सिसोदिया, एक था जयमल और एक था संग्राम सिंह। पृथ्वीराज सिसोदिया को हिस्ट्री के अंदर उड़ना राजकुमार कहते थे, याद रखना भाई। उड़ना राजकुमार कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया। उड़ना राजकुमार का मतलब क्या? ये को उड़ते नहीं थे, ये जब तलवार चलाते थे तो घोड़े पे बैठकर इतनी तेज गति से चलते थे, आते थे कि सामने वाले बंदे को लगता था कि ये उड़कर आ रहे हैं। ऐसा लगता था, इसलिए लोगों ने इसको क्या कहना स्टार्ट कर दिया, उड़ना राजकुमार। युवराज का नाम क्या था? पृथ्वीराज सिसोदिया। जयमल जो थे वो दूसरे नंबर पे थे, संग्राम सिंह तीसरे नंबर पे। इन तीनों के बीच में रोज इस बात को लेकर लड़ाई होती थी कि अगला बादशाह कौन बनेगा, अगला शासक कौन बनेगा, अगला राजा कौन बनेगा। तीनों राजा बनने के योग्य थे। तो ऐसा कहानियों के अंदर कहा जाता है कि तीनों ही राजकुमार एक बार किसी ज्योतिष के पास में गए और ज्योतिष से जाकर पूछा कि भाई बताओ हम तीनों में से राजा कौन बनेगा। तो उस ज्योतिष ने कहा कि तुम तीनों में से राजा बनने के प्रबल योग जो है वो किसके हैं? संग्राम सिंह के। तो इन दोनों ने मिलकर इस संग्राम सिंह को मारना स्टार्ट कर दिया पकड़कर। क्यों? क्योंकि ये मरेगा तभी तो अपन दोनों में से कोई क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो यहाँ पर जब ये लड़ाई चल रही थी तो इनके एक अंकल आते हैं, एक चाचा आते हैं जिनका नाम था सारंग देव। और सारंग देव जी ने आकर कहा कि तुम लड़ो मत, इस ज्योतिष की बात पर विश्वास मत करो, ये ज्योतिष तो फर्जी है। मैं तुम्हें एक बढ़िया ज्योतिष का एड्रेस देता हूँ, उसके पास में जाओ, उनसे जाकर पूछो, वो जो बताएगा वो बात फाइनल है। तो इन्होंने जो सारंग देव जी ने एड्रेस दिया था वो भीमल गांव का दिया था। और भीमल गांव के अंदर एक चारण जाति की महिला रहा करती थी जो भविष्य देखने का काम करती थी। ये भीमल गांव आज भी है और अपने मावली के पास में पड़ता है। यहाँ पर एक चारण जाति की महिला थी जो भविष्य देखने का काम करती थी। वहां पर ये तीनों ही राजकुमार थे। ये महिला कोई देवी की उपासना किया करती थी और वहां पर एक कुटिया बनाकर उस कुटिया के अंदर रहती थी। सीन ऐसा है मित्रों कि एक कुटिया है, उस कुटिया के अंदर वो महिला रहती है और तीनों ही राजकुमार उस कुटिया के अंदर एंट्री करते हैं। उस समय वो महिला उस कुटिया में नहीं थी, वो कहीं बाहर गई हुई। वहां 3 बैठने के स्थान बने हुए थे। एक वाले स्थान पर शेर की खाल लगी हुई थी और बाकी 2 स्थान यूं ही ब्लैंक थे। तो अपन जब भी आते हैं ना किसी भी रूम के अंदर या कक्ष के अंदर, तो अपन ये नहीं सोचते हैं कि मैं यहाँ बैठूंगा या वहाँ बैठूंगा, जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं। हो सकता है कि रेगुलर आपको अगर उस स्थान पर बैठना हो तो उसके बाद में जो है वो आप ऐसे फिक्स कर लोगे मन के अंदर कि मैं यहाँ बैठूंगा या यहाँ पर बैठूंगा। तो तीनों ही राजकुमार जब वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि इन तीनों में से कौन से स्थान पर बैठना है, तो शेर की खाल वाले स्थान पर तो संग्राम सिंह बैठ गया, बाकी 2 जो प्लेन स्थान थे वहाँ पर दोनों दूसरे वाले राजकुमार बैठ गए। कुछ देर के बाद वो महिला आई। आते ही उसने एक ही बात पूछी कि भाई आज तीनों ही राजकुमार यहाँ पर अचानक कैसे आना हुआ, क्या हो गया? तब इन तीनों ने कहा कि हमारे अंदर रोज इस बात को लेकर लड़ाई होती है कि अगला शासक कौन बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा। तो आप हमें ये बताओ कि हम तीनों में से अगला राजा कौन बनेगा। तो उस महिला ने सिर्फ एक ही बात कही और वो महिला ये कहती है कि तुम तीनों में से सबसे पहले शेर की खाल वाले स्थान पर कौन बैठा? तो उन्होंने कहा कि साहब शेर की खाल वाले स्थान पर तो संग्राम सिंह बैठा। तो उस महिला ने कहा कि अगला राजा कौन बनेगा? संग्राम सिंह। तो अब तो ये बात फाइनली हो गई कि भाई राजा बनेगा ही कौन? संग्राम सिंह ही बनेगा। तो यहाँ पर इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने तलवार निकाली, सीधा संग्राम सिंह पर आक्रमण किया और संग्राम सिंह की एक आंख वहीं पर चली गई। इसी संग्राम सिंह के कालांतर में एक कान नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, टोटल बॉडी पर 80 घाव थे। और ये संग्राम सिंह इतिहास के अंदर महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसके नाम से? महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अब ये जो था यहाँ से भागा कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया के आक्रमण से संग्राम सिंह, और ये सेवंतरी गांव गया। सेवंतरी गांव राजसमंद में पड़ता है और यहाँ पर इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था राठौड़ बीदा। तो सेवंतरी गांव के अंदर जो राठौड़ बीदा नाम के जो इनके फ्रेंड थे उनके वहां पर इन्होंने शरण ली। राठौड़ बीदा इन लोगों से लड़ता है, पृथ्वीराज से, जयमल से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है, पर सांगा जी को वो बचा लेता है। अब ये सेवंतरी भी पड़ता तो मेवाड़ में ही है, कभी भी यहाँ पर फिर से आक्रमण हो सकता था। तो कुछ समय के बाद में वो सेवंतरी भी छोड़ देते हैं और ये अजमेर चले गए।
और अजमेर के अंदर इन्हें करमचंद पवार ने शरण दी। किसने शरण दी? करमचंद पवार ने। तो याद रखना भाई, अंतिम रूप से इन्होंने जो शरण ली थी वो किसके पास में ली थी? करमचंद पवार के पास में ली थी। 73 से ये कहाँ पर चले गए थे? संग्राम सिंह करमचंद पवार के पास में चले गए थे, अजमेर के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से संग्राम सिंह वहां चला गया। ये दो बंदे मेवाड़ में बच गए, पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल। अब जो उसकी कुंडली में लिखा हुआ होता है वो कैसे सही होता है, किस प्रकार से वो राजा बनता है, उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम था आनंद कंवर। उसकी शादी इन्होंने सिरोही के एक राजा के साथ में करवाई हुई थी जिसका नाम था जगमाल देवड़ा। कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया घोड़ा लेकर एक बार उधर सिरोही वाले आसपास के एरिया में गया हुआ था। तो उसने सोचा कि यार बहन यहीं पर रहती है तो क्यों ना बहन से मिलकर आया जाए। तो अचानक से वो बहन से मिलने के लिए पहुंच गया। पहले रिश्तेदार अचानक ही आते थे, आजकल स्टेटस से इन सबसे पता चल जाता है कि भाई गोइंग टू उदयपुर किसी ने लिखा है तो वो उदयपुर आ रहा है। बाकी पहले मामा जीन बुआ जीन सब अचानक आते थे, उनसे मिलकर अपन को बड़ी खुशी होती थी। तो वो वहां पर संग्राम सिंह पृथ्वीराज सिसोदिया गए हुए थे। अचानक अपनी बहन आनंद कंवर को मिलने गए और जगमाल देवड़ा सिरोही के राजा के पास में पहुंचे। तो उन्होंने वहां जाकर अचानक से देखा कि उनका जो पति था जगमाल देवड़ा, वो आनंद कंवर के साथ में काफी बुरा व्यवहार कर रहा था। राजाओं के बहुत सारी रानियां होती थी, किसी से विशेष प्रेम होता था, किसी के साथ में नहीं होता था। आजकल अपने जैसे गरीबों की एक ही होती है तो प्रेम और लड़ाई सब उसी के साथ में होती है। तो वो उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता था। अब ये खुद सीन जो था वो भाई ने देख लिया। भाई अपने आप के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार, तो उसने तलवार निकाल ली और तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख दी जगमाल के, कि बोल तेरे को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो जगमाल भी डर गया कि हकीकत में मार देगा। और महिलाएं बेचारी बोली होती है, उसने कहा भैया जैसा भी है वैसा मेरा सुहाग है, जाने दो, जो हो गया सो इससे हो गया। तो जब ऐसी बात उन्होंने उसको कही और कही तो वो बात उन्होंने मान ली और उन्होंने उस जगमाल देवड़ा को छोड़ दिया। जब तक 6-7 दिन तक जगमाल देवड़ा के पास में पृथ्वीराज सिसोदिया रहा, उसने उनकी बहन के साथ में काफ़ी अच्छा व्यवहार किया। और उसके बाद में जब वो वहाँ से निकलता है वापस उदयपुर आने के लिए, तो उसने उसको रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना वगैरह दिया। गोगुंदा के पास में पहुंचकर पृथ्वीराज सिसोदिया ने उस भोजन को किया। उसके अंदर जगमाल ने विष मिलाया हुआ था और उस विष के खाने के कारण उसका क्या हो गया? निधन हो गया। और उसकी छतरी जो है वो आज भी कुंभलगढ़ के किले में बनी हुई है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ के किले के अंदर बनी हुई है। वहीं पर जो है वो आज भी स्मारक उसका स्थित है। ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया है जिसने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम के कुछ महल तारागढ़ अजमेर में बनवाए थे, इसलिए उसको तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। और हिस्ट्री इसको उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वीराज सिसोदिया तो विष खाने से मर गया। जयमल जो था एक गुजरात के सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। बचा कौन? संग्राम सिंह। तो अब जो था वो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा रायमल जी के पास में, इसलिए उन्होंने 1509 में संग्राम सिंह को अजमेर से बुलाया और उसका महाराणा सांगा के नाम से क्या किया? राज्याभिषेक किया। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी लिखी हुई होगी तो आपको मिल जाएगी। 11 बच्चे थे टोटल रायमल के। अपन ने 3 का ही नाम क्यों लिया? तो अपन ने 3 का नाम इसलिए लिया क्योंकि राजा बनने के योग्य कितने थे? 3 ही थे। तो अगर आपके अंदर काबिलियत होगी, अगर आप उसके लायक होंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, अन्यथा आपके स्थान पर कोई और व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा होगा तो नौकरी उसको मिल जाएगी। अभी आपको डिसाइड करना है कि भाई वो मेहनत करनी है या कुछ और करना है। ठीक है, तो इसको लिख लो फटाफट आप। और अब जो अगला अपन राजा पढ़ेंगे वो संग्राम सिंह पढ़ेंगे। चलो भाई, अगला शासक महाराणा सांगा। बड़े राजाओं का समय याद रखना है। 1509 से 1528 तक रहे थे महाराणा सांगा। पहली बात, सांगा राजा बनने से पहले अजमेर के करमचंद पवार के पास में रहे थे। तो राजा बनते ही इन्होंने करमचंद पवार को मेवाड़ बुला लिया और उसे रावत की उपाधि दी। पहली बात याद रखना भाई, करमचंद पवार को इन्होंने मेवाड़ बुला लिया था और करमचंद पवार को इन्होंने कौन सी उपाधि दी थी? रावत की उपाधि दी थी। दूसरी बात, पीटीआई के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया
कि जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक कब होता है? 1509 में। उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? उस समय मालवा के कौन थे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। उस समय गुजरात के कौन थे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो अब ज़्यादातर विद्यार्थियों ने गलती कर दी, क्योंकि अपन बाद में पढ़ेंगे जब अपन युद्ध लड़ेंगे ना, तब दिल्ली का राजा हो जाएगा इब्राहिम लोदी। लेकिन जब इन्होंने वहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था तब वहाँ पर राजा अलग था। तो मैं सारे बता रहा हूँ आपको, आप अच्छे से याद रखना। दिल्ली के भी बता देता हूँ, मालवा से अपना संबंध रहा था वहाँ का भी बता देता हूँ, और अपने पास में एक और जगह थी जिसका नाम था गुजरात, तो मैं आपको वहाँ का भी बता देता हूँ। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर इसके राजा बनने के समय वहाँ का जो शासक था उसका नाम था सिकंदर लोदी। क्या नाम था? सिकंदर लोदी। मालवा का था नासिरुद्दीन। हालांकि जब अपन युद्ध लड़ेंगे तब चेंज हो जाएगा, इधर भी चेंज हो जाएगा, और इधर एक ही रहेगा, महमूद शाह बेगड़ा। तो याद रखना भाई, कोई पूछेगा दिल्ली का शासक उस समय कौन था, सिकंदर लोदी था। कोई आपसे पूछेगा मालवा का शासक उस समय कौन था, नासिरुद्दीन था। कोई आपसे पूछेगा कि उस समय गुजरात के राजा कौन थे, महमूद शाह बेगड़ा। ये तीनों ही उसके राज्याभिषेक के समय की बात है, दूसरी बात नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों आप अच्छे से याद रखिएगा। अब अपने शुरुआती जीवन के अंदर लिख लो इसको एक बार फटाफट से। यहीं पे बता देता हूं मैं नीचे, सॉरी। शुरुआती जीवन के अंदर महाराणा सांगा ने 3 युद्ध लड़े थे। सीधा सीधा सवाल पटवारी में आया था। आपको एक ट्रिक याद रखनी है। अमिताभ बच्चन एक शो होस्ट करता है जिसको अपन कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति, और जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है KBC। अपने आप पर आप याद रखोगे KB और G, कौन बनेगा गधा। ठीक है, K वाला युद्ध हुआ था 1517 में, B वाला हुआ था 1518 में, और G वाला हुआ था 1519 में। ठीक है, K से आप याद रखोगे खातोली का युद्ध, B से आप याद रखोगे बाड़ी का युद्ध, और G से आप याद रखोगे गागरोन का युद्ध। खातोली का युद्ध 1517, बाड़ी का युद्ध 1518, गागरोन का युद्ध 1519। 17, 18, 19 के, बी और जी। के से खातोली, बी से बाड़ी और जी से गागरोन। खातोली कहाँ पड़ता है? कोटा में। बाड़ी कहाँ पड़ता है? धौलपुर में। गागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। ये दोनों ही युद्ध ऊपर वाले अपन ने इब्राहिम लोदी के साथ लड़े। नीचे वाला युद्ध अपन देखो, मैंने कहा था कि यहाँ राज्याभिषेक के समय सिकंदर लोदी था, युद्धों के समय कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। यहाँ देख लो आप, महमूद नासिरुद्दीन था मालवा का, युद्धों के समय यहाँ पर हो जाएगा महमूद खिलजी फर्स्ट। तो ये टोटल यहाँ पर युद्ध हुए। इब्राहिम लोदी के साथ ऊपर वाले 2 लड़े, नीचे वाला अपन ने किसके साथ में लड़ा? महमूद खिलजी के साथ में लड़ा। ये 1519 में हुआ, वो 17 में हुआ, और ये 18 के अंदर हुआ। ये सन थोड़े से सही लिखना आप। ये मैंने यहाँ पर 1518 लिखा है, ये मैंने यहाँ पर 1517 लिखा है, और ये 19 लिखा है। ठीक है, ये कोटा धौलपुर झालावाड़ के अंदर है। इब्राहिम लोदी के साथ 2 लड़े गए, महमूद खिलजी के साथ 1 लड़ा गया। इन युद्धों का कारण क्या था? तो मैं आपको नक्शा बना के थोड़ा सा बता। देखो, ये राजस्थान है, दिल्ली पड़ता है यहाँ पर। अब दिल्ली का शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। अब यहाँ पर सांगा जो है वो मेवाड़ के राजा है। अब सांगा के बारे में कर्नल टॉड ऐसा लिखता है कि महाराणा सांगा जब अपने दरबार के अंदर बैठता था तो प्रतिदिन उसके दरबार में 7 बड़े राजा, 9 राव और 104 छोटे मोटे सरदार हिस्सा लेने के लिए आया करते थे पर डे। तो आप सोचो वो कितना बड़ा राजा रहा होगा। और जब 2 बड़े बड़े राजा आसपास में होते तो टकराव जरूरी होता है। तो ये 2 युद्ध लड़े जाते हैं, हालांकि दोनों में सांगा इसको हरा देते हैं। ठीक है, मालवा यहाँ पड़ता है, सांगा की सीमाएं तो मिलती थी। दूसरा, मालवा के इस महमूद खिलजी का एक हिंदू सामंत था जिसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था भाई? मेदिनी राय। मेदिनी राय जो था वो हिंदू था और राजा मुस्लिम था। तो बार बार वहां के लोगों के द्वारा, वहां के उन सामंतों के द्वारा षड्यंत्र किया गया, मेदिनी राय के विरुद्ध भड़काया गया। तो भड़काने के बाद में पहले तो महमूद खिलजी ने कुछ समय तक बात मानी नहीं, फिर उन्होंने मान ली और उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तो अब ये कहाँ जाएगा मेदिनी राय? इब्राहिम लोदी के पास तो जा नहीं सकता, वो तो खुद मुस्लिम है। इसलिए मेदिनी राय जो था वो सांगा के पास में आ गया, और सांगा इसको 2 जागीर देता है। एक गागरोन की जागीर दी थी, एक चंदेरी की जागीर दी थी। तो ये 2 जागीरें देने के कारण इसको लगता है कि भाई इसने महाराणा सांगा ने जानबूझ के मेरे खिलाफ इसको क्या दी है? जागीर।
तो वो जो है वो गागरोन पर आक्रमण कर देता है और इस युद्ध के अंदर भी कौन जीतता है, महाराणा सांगा। यानी कि इस पूरे उत्तर भारत में सांगा को टक्कर देने वाला कोई भी राजा नहीं बचा। इसीलिए जब बाबर भारत आया और जब उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया तो बाबर को भी ये पता था कि अपना अगला युद्ध किससे होगा, सांगा से, और सांगा को भी ये पता था कि अपना अगला युद्ध किससे होगा, बाबर से। अब अपन इसके बाद में बाबर के बारे में पढ़ेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलो भाई, बाबर के बारे में पढ़ लेते हैं। अगला स्टार आप ऐसे भी डाल सकते हो, महाराणा सांगा व बाबर। देखो ये भारत का ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर इस प्रकार से एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, और यहाँ पर एक प्रकार से देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर एक रियासत थी जिसका नाम था ट्रांस आक्सियाना। ट्रांस आक्सियाना के फरगना का शासक था बाबर। बाबर पिता की तरफ से तैमूर का और माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। बाबर पिता की तरफ से तैमूर का और माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। देखो, बाबर अफगानिस्तान के ट्रांस आक्सियाना के फरगना का राजा था। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि बाबर कोई बड़ा शासक नहीं था। ट्रांस आक्सियाना में फरगना नामक जगह का वो राजा था। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि मेवाड़ के अंदर सलुम्बर कोई जगह है या गुगुंदा या झाड़ोल कोई जगह है, तो ऐसी जगहों में से एक जगह का वो क्या था, राजा था। दो लोगों का वंशज था, तैमूर का और चंगेज खान का। अब ये दोनों कौन है? तो जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि सैफ अली खान और करीना कपूर का जब बच्चा हुआ था तो उसका नाम रखा गया था तैमूर अली खान। तो उसका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे विरोध हुआ था कि भाई इतने बड़े आतंककारी के ऊपर किसी बच्चे का नाम नहीं रखना चाहिए, किसी स्टार के बच्चे का नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं। तो उसका विरोध होता है। विरोध इसलिए होता है कि तैमूर लंग मध्यकालीन भारत में भारत पर आक्रमण करता है और उसका फेमस कोटेशन ये था कि भारत में इतनी तबाही मचा दो कि सारे बच्चे जो हैं वो तैमूर की संतान होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। और चंगेज का भी सेम ऐसा का ऐसा था। अब मतलब आप सोचो कि वो इतने बड़े दो भयंकर रूप से विध्वंसकारियों का जो वंशज था वो कौन था? बाबर था। बाबर भारत पर दो चीज़ों के लिए आक्रमण करता है, पहला धन के लिए करेगा, दूसरा इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए करेगा। तो बाबर ने पहला आक्रमण जो किया था वो 1519 के अंदर पंजाब जो वर्तमान पाकिस्तान में है वहाँ के भेरा नामक किले पर किया था। याद रखना, बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 में पंजाब के भेरा नाम के किले पर था और यहाँ पर पहली बार भारत में तोप व बारूद का प्रयोग हुआ था। तो इंडिया में तोप और बारूद का जो पहली बार प्रयोग हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? इसी भेरा नामक किले पर हुआ था। इसने तोपें चलाई थी, बारूद चलाई थी और यही उसके भारत में सफल होने का सबसे बड़ा कारण भी था। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी सेना को आपको मारना है तो वो सेना अगर तलवार से लड़ रही है तो उस सेना को आपके पास में आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भालों से लड़ रहे हो, आप तोपों से लड़ रहे हो, बारूद से लड़ रहे हो, बंदूकों से लड़ रहे हो, तो आप सीधा उसको क्या कर सकते हो? मार सकते हो। तो तोप व बारूद का प्रयोग पहली बार यहाँ पर करता है और ये यहाँ से वापस चला जाता है। इसका इंडिया में रहने का कोई विचार नहीं। कालांतर में क्या हुआ कि यहाँ दिल्ली के शासक थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का एक पंजाब का गवर्नर था जिसका नाम था दौलत खां लोदी। पंजाब जो है इसका गवर्नर था, उसका खुद का चाचा था जिसका नाम था दौलत खां लोदी। इसकी और इब्राहिम लोदी की बनती नहीं थी किसी बात को लेकर, तो दौलत खां लोदी ने इनवाइट किया था बाबर को कि बाबर तुम आओ और इब्राहिम के साथ में युद्ध लड़ो, बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। कितने रुपए? 10 लाख। अब बाबर तो लड़ते ही किसके लिए था? पैसों के लिए लड़ता था। तो अब जब उसने 10 लाख रुपए की बात कह दी तो बाबर आ गया लड़ने के लिए और यह बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। लिख लेना आप ये कॉपी में, यह बाबर का कौन सा आक्रमण था? 5वां।
और अब बाबर जो है इधर से निकलता है इब्राहिम लोदी के विरुद्ध और एक युद्ध होता है। इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है पानीपत का पहला युद्ध। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और दौलत खां किसको सपोर्ट कर रहा था? इब्राहिम लोदी को, सॉरी बाबर को। और यह बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि युद्ध शुरू होता है और युद्ध स्टार्ट होते ही 2 घंटे में फिनिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सारे जानते हो कि बाबर जो था वो किससे लड़ रहा था? तोपों से। उधर अपने लड़ रहे हैं तलवारों से, और तलवारों से और तोपों से लड़ने वालों में हमेशा जीत तोप वाले की होती है। और युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी 2 घंटे में मारा गया, बाबर जीत गया। अब बाबर ये सोचता है कि अगर मैं इब्राहिम लोदी को मार सकता हूँ तो क्यों न मैं भारत पर अधिकार कर लूँ। इसलिए दौलत खां उसके पास में आता है और उससे आकर कहता है कि भाई तूने मेरे को जिता दिया, ये पकड़ तेरे 10 लाख रुपए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं यहाँ शासन करूँगा, तू यहाँ से जा और तेरे 10 लाख रुपए पकड़। तो बाबर उसको कहता है कि ये 10 लाख रुपए अब तू पकड़ और तू यहाँ से जा। तो उसने कहा क्यों? कि अब मैं भारत पर क्या करूँगा? शासन। उसने दौलत खां को भी मार दिया। यहाँ से वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उसने दिल्ली पर अधिकार कर दिया और भारत में एक नए वंश की स्थापना की जिसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है, जो 1526 के अंदर शुरू होता है और 1707 के अंत तक चलता है, जिसके अंदर फिर आपके अकबर, हुमायूं, सारे के सारे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब नाम के राजा हुए। उस वंश को स्थापित करने वाला राजा कौन था? बाबर था। अब बाबर दिल्ली को जीतने के बाद में यहां से आगे बढ़ा और आगे बढ़ के उसने आगरा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से यहां पर राजस्थान था, आगरा पर अधिकार कर लिया। आगरा अपने भरतपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। भरतपुर वालों को तो लिए तो आगरा वो ऐसे जनरली घूमने चले जाया करते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगरा के अंदर जो है ये अधिकार कर लेता है। आगरा में जाकर ये बस जाता है कौन? बाबर। आगरा के अंदर बाबर का एक बहनोई था। बहनोई का मतलब होता है जीजा जी या जीजोसा, जिसको आप कह सकते हो। उसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा को पता नहीं क्या जची कि वो यहां से आगे बढ़ा और उसने यहां पर बयाना पर अधिकार कर लिया। बयाना उस समय सांगा के अधीन आता था। अब सांगा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो सांगा यहाँ पर आक्रमण करता है और 16 फरवरी 1527 को, डेट याद रखना भाई, 16 फरवरी 1527 को यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध? बयाना का युद्ध। और बयाना के अंदर सांगा ने मेहंदी ख्वाजा को इतनी बुरी तरह से हराया, इतनी बुरी तरह से हराया कि कहते हैं मेहंदी ख्वाजा अपनी धोती पकड़ के भाग गया। उसने पीछे भी मुड़ के नहीं देखा कि पीछे कौन खड़ा है। आप सोचो जिस बंदे की एक आंख नहीं हो, एक हाथ नहीं हो, एक पैर नहीं हो, बॉडी पर 80 घाव हो, वो कितना भयंकर दिखता होगा। उससे हारने के बाद में मेहंदी ख्वाजा भागा भागा आगरा आता है और आगरा में आकर वो उससे कहता है बाबर से कि अगला युद्ध अपन को जिससे लड़ना है वो उन सबसे भी ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक है और साक्षात यमराज है, जिसका क्या नाम है? बाबर, सॉरी सांगा। तो ये सुनने के बाद में उसकी सेना का मनोबल गिर जाता है कि इतना अपन लड़ते लड़ते आ रहे हैं, ठेठ अफगानिस्तान से यहाँ सब जगह लड़ते लड़ते आ रहे हैं और अब एक और ऐसे व्यक्ति से लड़ने के लिए जा रहा है जो उन सबसे भी क्या है? खतरनाक है। इसी समय में वहाँ पर उस बाबर के साथ में एक ज्योतिष भी आया हुआ था, जिस ज्योतिष का नाम था मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ ने बाबर का हाथ देखा और हाथ देखकर कहा कि बाबर आने वाले 1 महीने तक तो कोई भी युद्ध मत लड़ना, वरना तेरी मृत्यु निश्चित है। तो ये सुनकर उसकी सेना का मनोबल और भी ज़्यादा गिर गया कि अब तो अपन यहीं पर क्या करेंगे? मरेंगे। और हिंदी की कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए बाबर 3 घोषणाएं करता है और उसके बाद एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसको कहा जाता है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। पहले आप इसको लिख लो, फिर अपन खानवा के युद्ध के बाद